हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, जैसे हम लोगों ने बाउंड्री सरफेस और नोडल सरफेस का डायग्राम पढ़ा हुआ था, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने एस और पी ऑर्बिटल का पढ़ा हुआ था। आज जो है हमारा जो है डी ऑर्बिटल का है, तो डी ऑर्बिटल का जो है हम लोग डायग्राम देखेंगे और उसमें नोड्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैसे क्या वैल्यू आती है, आइए इसी को देखते हैं। तो आइए देखते हैं डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल के लिए जो वैल्यू है हम लोग पढ़ने जो चल रहे हैं वो क्या है आपका, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और इसी में हम लोग पढ़ते हैं नोडल सरफेस एंड बाउंड्री सरफेस, नोडल सरफेस एंड बाउंड्री सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका चल रहा है। अगर इसको आपने ऑब्जर्व किया तो डी ऑर्बिटल हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे भाई, ठीक है भाई। अगर हम लोग इसी चीज की बात करते हैं तो आपको मालूम है डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है। फॉर डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 2 होती है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हिसाब से अगर आप देखिए, m बराबर होता है 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी टोटल कितने ओरिएंटेशन हो गए, 5 ओरिएंटेशन, 5 ओरिएंटेशन इन 3D स्पेस। 3D स्पेस, 3D स्पेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके 5 ओरिएंटेशन संभव है। डी ऑर्बिटल के जो टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन है वो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन 5 है और पांचों को आप ऑब्जर्व भी करते हैं, पांचों का नाम भी अलग अलग ऑब्जर्व करते हैं। उनका जो नाम है उसको अगर हम लोग देखें तो नाम जानने से पहले इनका जो इंडिविजुअल वैल्यू आएगा, यानी इंडिविजुअल MI कह रहे हैं, इंडिविजुअल वैल्यू आएगा -2, -1, 0, +1 और +2। ये पांचों न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी इंडिविजुअल वैल्यू की आएगी। और ये जो ये है ये हम टोटल है, टोटल का फार्मूला होता है 2l+1 और इंडिविजुअल वैल्यू निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है -l2 +l इंक्लूडेड 0। ये आपने पढ़ा हुआ था। अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन पाएंगे वो आपको दो तरह का ओरिएंटेशन दिखाई देगा। एक ओरिएंटेशन तो ऐसा दिखाई देगा जिसमें ये 4 लोब ऐसे दिखाई देंगे, इस तरह से लोब दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देगा। एक ओरिएंटेशन आपका ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डंबल होता है। डंबल मतलब पहलवानी वाली बात हो रही, डंबल एक के ऊपर एक अगर रख दिए डबल डंबल हो जाएगा। और एक डी ऑर्बिटल का शेप जो होगा वो कुछ इस तरह से बना रहेगा। देखिए ये आपका है इस तरह से, और ये जो है कुछ इस तरह से बन के दिखाई देगा। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो एक आपका ओरिएंटेशन इस तरह से रहेगा और 4 ओरिएंटेशन इस तरह से रहेगा। अगर हम टोटल मान लें 4 दिस टाइप, जिसमें 4 आपको लीफ दिखाई देंगे, लीफ हम लोब की बात कर रहे हैं, 4 लीफ दिखाई देंगे और एक ऐसा दिखाई देगा जिसमें 2 लीफ दिखाई देंगे, 1 दिस टाइप। और कुल मिला कितने ओरिएंटेशन हो गए, 5। ठीक, तो अगर हम लोग इसके ओरिएंटेशन को बेस माने तो ऑन द बेसिस ऑफ their orientation, d orbital are of shows 2 types orientation,
टू टाइप्स ओरिएंटेशन शो करते हैं। एक देखिए, एक होता है बिटवीन द एक्सिस, और एक होता है ऑन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस का मतलब जो लोब होंगे वो एक्सिस के बीच में होंगे, और वो कौन कौन से होंगे अभी दिखाएंगे डायग्राम आपको। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीनों एक जैसे हैं होंगे एक्सिस के बीच। जो ये एक्सिस किया है इनके एक्सिस के बीच में लोब अरेंज होगा। और ये जो है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है ये दोनों जो है एक्सिस पे होंगे, ये बिटवीन द एक्सिस, ये ऑन द एक्सिस, और एक्सिस पे रहेंगे तो स्क्वायर से हम लोग दिखाएंगे इसको। तो ये 5 तरह का ओरिएंटेशन हो गया। अब आइए इन्हीं ओरिएंटेशन को हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं। इसको देख लीजिए, इतना चीजें हो गई आपके लिए। अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करें, इसी को देखें और इसी की सहायता से चीजों को समझने का प्रयास करें, तो हम लोग कह सकते हैं, अगर हमने ले लिया एक्स और वाई, एक्स और वाई एक्सिस ले लिया और इनके बीच में लोबल अरेंजमेंट दिखा रहे हैं, तो इसे डी एक्स वाई कहेंगे। अब आप मानिए अपने हिसाब से, आप जो है इसी को एक्स और जेड मान लीजिए, तो ये जो आपका ओरिएंटेशन हो जाएगा ये डी एक्स जेड एक्स हो जाएगा। और अगर यही एक्स और वाई मान लीजिए आप, तो ये जो आपका लोबल अरेंजमेंट हो जाएगा डी एक्स वाई। वो एक्सिस आपने कैसे माना हुआ है, एक्सिस को सेलेक्ट करना है आपको, और उस एक्सिस को सेलेक्ट करके आप ओरिएंटेशन बता सकते हैं। तो ये देखिए तीनों बिटवीन द एक्सिस, ये तीनों कहां है, बिटवीन द एक्सिस, अगर आप ध्यान दीजिए तो। और इसके बाद जो है, अगर आप ध्यान दीजिए एक्सिस वाला, तो आपने एक्स और वाई लिया, आपने एक एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो लोबल अरेंजमेंट ऐसे हो जाएगा। देखिए ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक आपने अभी इसको बताया ही है, ये आपका हो गया, ये फिर ये हो गया, और ये आपका एक कोण तरह से ये दिखा दिया। और ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी जेड स्क्वायर। और ये आप सेंटर में दिखाई दे रहा है। आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, तो ये जो है आपका सेंटर दिखाई दे रहा है, ये सब न्यूक्लियस, ये सब आपके क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अपने आप क्या दिखाई दे रही है, 0। मतलब यस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस, आपने गौर किया अगर, तो यस ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल के अगर कंसीडर करते हैं तो उसके सराउंडिंग, न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि आपने यस ऑर्बिटल का जो डायग्राम बनाया था, अगर याद हो, तो ये लिया था और उसके चारों तरफ इस तरह से डार्क बना दिया, ठीक है। और उससे दूरी जैसे बढ़ती जाती थी वैसे ब्राइटनेस क्या होती थी, धीरे धीरे कम होती जाती थी। लेकिन यहाँ पे डी और पी के लिए अलग चीज है। डी और पी के लिए कहा जाता है जो न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, ये आपका जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी यहाँ पे इन सब ऑर्बिटल में, चाहे पी हो चाहे डी हो, वो मिनिमम होगी, यहाँ 0 होगी, ठीक है। और इसी के करस्पॉन्डिंग अगर प्लेन आप ड्रा करिए, प्लेन ड्रा करिए, तो प्लेन ड्रा करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे देखिए अगर आप इसी को ध्यान दीजिए, आपने एक एक्सिस लिया ये और एक एक्सिस यहां पर भी आएगा, एक प्लेन ये हो जाएगा, ये दिखाते हैं आपको। तो जो प्लेन आप ड्रा करेंगे, उस प्लेन के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और ऐसे प्लेन को ही आप क्या कहते हैं, एंगुलर प्लेन सरफेस कहते हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको एक आध बना के। पहले इतना हो गया आपका, जैसे हम दे रहे हैं एग्जाम्पल,
जैसे आप देखिए, एक एक्सिस लिया और ये दो एक्सिस ले लिया, ठीक है भाई। अब ये इलेक्ट्रॉन ले लिया यहां पे, एक, दो, तीन, चार। अब इस प्लेन को, अगर एक प्लेन बना लीजिए, इसको एक प्लेन ड्रा करिए, इस प्लेन के अलोंग, इस प्लेन के अलोंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अलोंग दिस प्लेन, अलोंग दिस प्लेन इलेक्ट्रॉन, और ये कंडीशन है कि न्यूक्लियस के सेंटर से होकर पास हो। जैसे डी ऑर्बिटल है, अब उसके सेंटर से होकर के, न्यूक्लियस के सेंटर से होकर के ये प्लेन पास हो, अलोंग दिस प्लेन इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? जीरो। और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई, तो ऐसे प्लेन को आप क्या कहते हैं? एंगुलर प्लेन कहते हैं, ठीक है भाई। ऐसे प्लेन को हम लोग एंगुलर प्लेन कहते हैं। तो डी ऑर्बिटल के बारे में ये कहा जाता है, किसी भी दो एक्सिस को आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट एनी टू एक्सिस, सेलेक्ट एनी टू एक्सिस। कंडीशन क्या है? बस पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, सेलेक्ट एनी टू एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, एंड फ्रॉम प्लेन्स, एंड फ्रॉम न्यूक्लियस मतलब सेंटर से, एंड फ्रॉम प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, the probability of finding electron, probability of finding electron is 0। ये, और जितने भी आपके प्लेन पाए जाएंगे उस प्लेन के अलोंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ऐसे ही प्लेन को आप क्या कहते हैं? एंगुलर प्लेन, एंगुलर प्लेन आप कहेंगे भाई, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या कहेंगे? एंगुलर नोडल प्लेन। सच प्लेन आर कॉल्ड एंगुलर नोडल प्लेन, इसको हम लोग, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, हम लोग कहते हैं जैसे S के लिए एंगुलर नोडल प्लेन जो है 0, P के लिए 1, D के लिए 2 होता है, ये फिक्स होता है। तो एनी फॉर एनी डी ऑर्बिटल, एनी डी ऑर्बिटल, देखिए आपने कई एक्सिस सेलेक्ट किया? 2 एक्सिस सेलेक्ट किया। सेलेक्ट एनी टू एक्सिस, 2 एक्सिस अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें एंगुलर नोड कितना पाया जाएगा? फॉर एनी डी ऑर्बिटल, for any d orbitals there are 2 angular nodal plane, ये फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। एंगुलर नोडल प्लेन जो होगा वो फिक्स होगा। इस चीज को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, सीधे सीधे हम लोग बता सकते हैं, ठीक। और ये भी जानते हैं, अगर जैसे हमने कहा ना डी ऑर्बिटल 3D शुरू होता है, सिंस डी ऑर्बिटल started from 3D, hence it has 0 nodal, 0 radial nodes, 0 radial nodes, ठीक। अब डी ऑर्बिटल के लिए 3D के लिए 0, फिर 4D के लिए 1, फिर 5D के लिए
2 इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अब आइए देखते हैं जरा इस चीज। हमने फिर से सुन लीजिए क्या कहा हमने कहा यहाँ पे कि जो प्लेन है, प्लेन के पास कर रहे हैं, प्लेन को सेंटर से पास करिए, और अगर इस प्लेन को सेंटर से पास करते हैं तो वहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। किसी भी दो प्लेन आप एक्सिस को सेलेक्ट करिए, न्यूक्लियस से सेंटर से पास हो, और पास होने पर वहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ऐसे प्लेन को हम लोग एंगुलर नोडल प्लेन सरफेस कहते हैं। और किसी भी डी ऑर्बिटल के लिए इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, 2 एंगुलर नोडल प्लेन होता है। और जो डी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है, जैसे डी ऑर्बिटल 3 से स्टार्ट होता है, तो 3D में जो आपका रेडियल नोड्स होंगे वो नंबर क्या होंगे, उनके 0 होंगे। रेडियल नोड एब्सेंट होगा, लेकिन एंगुलर नोड जो है आपका वो पाया जाएगा, और उसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। अब इसी को आइए देखते हैं हम लोग, 4D का देखते हैं और 5D का देखते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। डायग्राम बना देते हैं तो उसी से आपको समझ में आएगा। 4D का देखिए पहले, 4D ऑर्बिटल। अगर हम लोग 4D ऑर्बिटल को लेते हैं तो देखिए ये एक एक्सिस हो गया, एक एक्सिस ये हो गया, हमने मान लिया, और इसमें दिखा रहे हैं ये। अगर इसी में आप देखिए ये आपका लोब है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये 4D ऑर्बिटल, ये 4D ऑर्बिटल है। अगर इसी 4D के ऊपर हम लोग चाहें तो दिखा सकते हैं क्या, 5D भी दिखाते हैं आपको। और ये जो कर्व है आपका, हमने पीछे दिखाया था, ये जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियल नोड, रेडियल नोड कहते हैं। कर्व सरफेस को हम लोग रेडियल नोड कहते हैं। अब इसी को अगर हम लोग 5D को बनाना हो तो देखिए 5D का अपने आप आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। 5D ऑर्बिटल का फिर से अगर ऐसे ही दिखा दें हम, इसको ऐसे ले ले रहे हैं, थोड़ा सा दिखाई दे सिस्टमैटिक ढंग से, तो हम इसको दिखा रहे हैं, ये हो गया 3D हो गया। OD हो गया, ये आपका भी क्या हुआ, 4D हुआ, ये आपका 4D हुआ। अब 5D करना है किसी के ऊपर, ऐसे ही आप फिर से कर लीजिए। 5D करना है तो इसी के ऊपर हम फिर से ले आते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया, एक तो रेडियल ये हो गया, और एक ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपके 2 रेडियल नोड हो गए भाई, ठीक है, ये रेडियल नोड हो गया, और ये आपका 5D हो गया, ये 4D हो गया, और ये 3D, इस तरह से, ठीक, 3D 4D और
5d की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट इस तरह से होता हुआ चला जाएगा। तो इसमें रेडियल नोड दिखाई देगा। तो ये जो कर्व बन रहा है, इसी कर्व को आपने क्या कहा, रेडियल नोड। इस कर्व को कहा रेडियल नोड। ऐसे 6d इसके ऊपर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी एक रेडियल नोड आपको दिखाई देगा। सीधे सीधे आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इसी को देखें, ऑर्बिटल ले लिया, नंबर ऑफ रेडियल नोड, और एंगुलर नोड। ध्यान दें, और सम। तो ये 3D है। 3D में रेडियल नोड 0, एंगुलर नोड तो फिक्स होता है 2। 4D है, ये 1 होगा, ये कितना हो जाएगा 2। 5D है, ये 2 हो जाएगा, ये कितना होगा 2। तो ये 2, 3 और 4। अगर आप देखिए इसको, तो इस यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे है 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो अगर इसको देखिए तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, n-1 इसको फॉलो कर रहा है। कैसे, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस यानी 4 माइनस 1 3, और 5 माइनस 1 यानी कितना हो गया 4। तो ये कहने का मतलब है सारे ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ नोड निकालने के लिए इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू n-1। डी ऑर्बिटल के लिए भी एंगुलर नोड निकालने का सीधा सीधा फार्मूला होता है, एक नंबर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बराबर L से निकाल लेंगे। और आप निकाल सकते हैं रेडियल नोड निकालना हो, रेडियल नोड फॉर ऑर्बिटल के लिए तो n-l-1 ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल के लिए। तो ये आपका जो है फार्मूला हो गया। इस फार्मूले की सहायता से आप सीधे सीधे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, कुछ हमने यहाँ पे ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहे थे आपको। तो नोडल और सरफेस और बाउंड्री सरफेस के बारे में बता रहे थे, उसी को आइए देखते हैं। डी का भी हमने बताया था, हमने डी जेड स्क्वायर की बात करी। तो डी जेड स्क्वायर का जो शेप होता है, देखिए जो ग्लोबल अरेंजमेंट होता है वो कोनिकल फॉर्म होता है। और इसमें ये माना गया कि जो कोनिकल एक कोन हो जो इसका बनता है वो कितना एज ए 2 एंगुलर नोड्स, यानी ये 2 एंगुलर नोड्स की तरह बिहेवियर शो करेगी। ये जो कोन आपका कोन है ये 2 एंगुलर नोड्स की तरह बिहेवियर शो करेगा। यानी यहाँ पर ये 2 एंगुलर नोड्स की तरह यहाँ पे सीधे सीधे बिहेवियर शो करेगा। अब हमने यहाँ पे 1s 2s का तो हम पीछे दिखा चुके हैं। कुछ साई स्क्वायर और आर के बीच में हमने बताया था, साई स्क्वायर फंक्शन किसका है, आर का फंक्शन है। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे जो ग्राफ आता है, प्लॉट ग्राफ करते हैं, वो ये इंडिकेट करता है न्यूक्लियस के पास। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और हमने आपको बताया है एस ऑर्बिटल का जो ग्राफ होता है वो ऊपर चलता था। आप देखिए ऊपर चलता था और ये न्यूक्लियस से, क्यों, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मिनिमम। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। न्यूक्लियस चाहे पी ऑर्बिटल हो चाहे डी ऑर्बिटल हो, ये हमें ये बताता। और यस में आपने देखा होगा, अगर हम यस का भी बनाएं तो आप ध्यान दीजिए, यस वाला जो है साई स्क्वायर अपॉन आर की बात करते हैं और ये फंक्शन ऑफ आर है। तो वहां देखिए वहां कुछ इस तरह से आता है, ये इस तरह से आया। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो यहां बता रहा है कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यस ऑर्बिटल, ये 1s के लिए। अगर आपको याद हो आपने 2s के लिए भी बनाया था, ये आया था ऐसे और फिर ये ऐसे, यानी ये आपका नोड हो गया था, नोड। ये साई स्क्वायर और ये 2s के लिए। तो आप गौर से देखिए, यस वाला देखिए और पी वाला देखिए तो आपको अंतर लगेगा। तो यस जो है में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस मैक्सिमम होती है, और पी और डी में और एफ में ये 4f है आपका। एफ और डी में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है अराउंड द न्यूक्लियस मिनिमम होती है।
ठीक है, न्यूक्लियस। तो देखिए जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो रही है। मतलब आप देखिए लोबल अरेंजमेंट है ना, जैसे ये है ये, अब इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है यहाँ पे, तो वही दिखा रहा है कि लोबल अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बढ़ रही, फिर धीरे धीरे घट रही। और ऐसे 3p में एक नोड आ जा रहा है, ये आपको मालूम ही है, ये नोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा, तो पहले तो ये 2p हुआ, फिर अब ये जा रहा, ये 3p हुआ। ऐसे 3d का देखिए, 3d में नोड तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसमें नोड जो है एब्सेंट होगा। अभी रेडियल नोड की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम यहाँ पे सीधे सीधे ऑब्जर्व करें, अब जैसे ही 3d से 4d जाएंगे, ये आपका यहाँ पे नोड दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका नोड दिखाई दे रहा है। सीधे सीधे हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। ऐसे 4f में इलेक्ट्रॉन देखिए, पहले आर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये न्यूक्लियस है ना, तो यहाँ साई स्क्वायर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे न्यूक्लियस और पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, और एक मैक्सिमम एक्सट्रीम पे जाने के बाद फिर धीरे धीरे वो घट रही। तो ये आपका कुछ जो है डायग्राम है जिनको आपने ऑब्जर्व किया है, और इनको डायग्राम को आप देख लीजिए, और डायग्राम को देखने के बाद इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसमें जो भी दिक्कत आपको महसूस हो उसको आप बताइए, तो फिर उसको फर्दर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। इसको देखिए, इसके बाद की बातें जो है नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू। आप एनसीईआरटी बुक जब कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे कुछ एक टर्म आप पढ़ते हैं जो नॉर्मली आपको याद होना चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में। हमने आपसे बताया कि ये 3 जो है आपको टेक्स्ट बुक में टर्म मिलते हैं, रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। पहले इसका आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। हमने इसमें क्या कहा, रेडियल वेव फंक्शन ये इंडिपेंडेंट ऑन क्वांटम नंबर n और l पे है, n और l पे डिपेंड करता प्रिंसिपल ओरिजिन मेथड, और ये स्पेसिफाई करता है क्या, स्पेसिफाइज द डिपेंडेंस अपॉन द डिस्टेंस r ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी r फंक्शन साई आपने बताया था, ऑल केसेस r अप्रोचेस 0 एज r अप्रोचेस इनफिनिटी। r का मतलब रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होगी जब पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, इनफिनिटी हो जाएगी। और कहा गया नोट जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है, वहां जो रेडियल फंक्शन होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। और कहा गया ns ऑर्बिटल अगर है तो उसमें नोड की संख्या n-1 नोड ले लेंगे, np है तो n-2 नोड ले लेंगे, nb है तो n-3 नोड ले लेंगे। इस तरह से आप इसको काउंट करते हैं। ठीक है भाई, अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करें, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट अलोंग ए पर्टिकुलर रेडियस लाइन। किसी एक रेडियस लाइन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको कौन देता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी साई स्क्वायर की तरह जैसे है। और फॉर एस ऑर्बिटल द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अभी हमने आपसे बताया था एस ऑर्बिटल के न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन और सब ऑर्बिटल में न्यूक्लियस से जितनी डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है। तीसरा है आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन 4 पाई r स्क्वायर। ये हमें क्या बताता है, ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बताता है, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहा है, r कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन कहां पे कितना है इसके बारे में बता रहा है। और ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, कहां पे है इलेक्ट्रॉन, उसका बहुत पता होना बहुत जरूरी है। और जो वॉल्यूम ऑफ सेल होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, उसका सेल इक्वल टू होता है 4 पाई r स्क्वायर dr। r प्लस r, ये थोड़ा वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, और ये आपकी वैल्यू जो आएगी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं, 4 पाई r स्क्वायर dr इंटू r स्क्वायर। ये टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ये कुछ हमने कंपैरेटिव स्ट्रक्चर बना दिया है
आप देखिए आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर और सब आर के बीच में, ये सब 1s का है, इसको आप क्या कहेंगे, ये 1s का है, ये 2s का है और ये 2p का है, तीनों के ये स्ट्रक्चर बना दिया है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ ये s के लिए ये क्या होगा, न्यूक्लियस, ठीक, s के लिए। तो नॉर्मली आप ऑब्जर्व कर रहे हैं s ऑर्बिटल के लिए इस तरह का यहाँ से चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहा है वैसे दूरी बढ़ा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, डेंसिटी कम हो रही है, ऐसे यहाँ पर भी दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कि आप जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है, आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू टोटल वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। तो ये 1s के लिए दिखाई दे रहा है, ये 2s के लिए दिखाई दे रहा है। इसे आप क्या बताए थे, इसे आपने नोड माना था, नोड माना था 2s के लिए। ऐसे 2p के लिए भी है और 2p का लगभग वही जैसा ही आता है तीनों के लिए। 2s के लिए यहाँ से ये आगे आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका एक प्रकार से ये इस एक्सिस को क्रॉस करता हुआ धीरे से आ गया, फिर ये आगे ऐसे इंफिनिटी के लिए मूव कर रहा है। और 2s का यहाँ पे देखिए एक आपको दिखाई दे, एक बार नोड आया, फिर ये आपका आगे बढ़ रहा है, फिर 3s हो जाएगा, ऐसे आगे बढ़ा देगा। इस तरह से ये डायग्राम हो गया। इतनी चीजों को आप पढ़ डालिए, ठीक। ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, सेकंड चैप्टर। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है पीरियडिसिटी वाला, पीरियडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इतना पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।